नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय, कितनी वाजिब आपकी पेशकश। दूसरा, मायावती जी इंडिया में आने की भूमिका बना रही हैं क्या। तीसरा, क्या अपराधी होना जरूरी योग्यता है भाजपा में पद के लिए। इन सारे विषयों पे चर्चा करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। आपके इस मेंबरशिप से हमें एक आर्थिक सहयोग मिलता है जिससे चैनल चलाने में आसानी होती है। लेकिन अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मूल मुद्दे पे, कितने वाजिब है आपकी पेशकश सीट को लेके। कल पहली फॉर्मल मीटिंग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुई सीट शेयरिंग की बात को, इंडिया अलायंस के अम्ब्रेला में। आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज, संदीप पाठक जी गए, मुकुल वासनिक जी के घर पे बैठक हुई। और जो अब बात निकल के आ रही है, ये आधिकारिक वो नहीं है लेकिन जो पेपर में भी आया है आज, आपने अपनी इस पहली मीटिंग में, मैं एक एक करके स्टेट वाइज बात करता चलूँगा, अपनी इस पहली मीटिंग में जो पेशकश की है आम आदमी पार्टी ने, उसने पंजाब में कांग्रेस को 13 में से 6 सीट कहा है कि आप लड़िए, 7 सीट पे वो लड़ना चाहते हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है ये भी आपको बात करते चलें स्टेट वाइज, क्योंकि एक एक स्टेट की बात करें। ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहाँ पे कुल पंजाब में 13 सीटें हैं। जो पिछला 2019 का इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस 8 सीट पे जीती थी, बीजेपी 2 सीट, अकाली दल 2 सीट और आम आदमी पार्टी 1 सीट। अब अच्छा, कांग्रेस 8 सीट पे जीती थी और 5 सीट पे रनर अप भी रही थी, सेकंड रही थी। आम आदमी पार्टी 1 सीट पे जीती थी और 12 जो सीटें थी उसमें किसी में भी वो सेकंड पोजीशन पे नहीं थी। अब आज ये जरूर है कि वहां पे पिछली बार जब 2019 का इलेक्शन हुआ था कांग्रेस की सरकार थी राज्य में, इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो मुझे जो लगता है कि 8 सीट तो कांग्रेस की चूंकि ऑलरेडी जीती हुई सीट है, 8 सीट से कम पे कांग्रेस शायद तैयार ना हो। आम आदमी पार्टी भी इस बात को जानती होगी, तो कहीं से तो बातचीत शुरू करनी थी। अगर वो पहले ही 8 कह देते तो उसके बाद मुश्किल होती। तो मुझे लगता है कि 8 सीट कांग्रेस की, 1 सीट आम आदमी पार्टी की। अब जो बाकी 4 सीटें हैं उसी में कौन कितनी वो सीट लेगा। तो हो सकता है 3 सीट भाई वो, चूंकि राज्य सरकार आम आदमी पार्टी की, तो 3 सीट आम आदमी पार्टी ले ले, 1 सीट कांग्रेस को मिल जाए, जो मेरे हिसाब से जेन्युइनली होना चाहिए। 2-2 भी हो सकता है लेकिन 3 और 1, तो कांग्रेस को मिनिमम मेरे ख्याल में 9 सीट पे तो पंजाब, उससे कम पे मामला बनेगा नहीं। और ऐसा लगता है कि ये शुरू की पेशकश है, अभी तो ये अरविंद केजरीवाल जी इसमें नहीं आए हैं, फाइनल वो नहीं आए हैं, लेकिन मामला तय हो जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 3 सीट देने की बात कही और 4 सीट पे खुद लड़ने का फैसला कर रही है। अब यहाँ पे स्थिति यह है कि 7 में 7 सीट बीजेपी ने जीती थी। उस 7 में से 5 सीटों पे कांग्रेस सेकंड थी, 2 सीटों पे आम आदमी पार्टी सेकंड थी। लेकिन वहाँ की थोड़ी ग्राउंड रियलिटी में यह है कि वहाँ स्टेट इलेक्शन में आम आदमी पार्टी बहुत ही अच्छा करती आई है और स्टेट इलेक्शन में कांग्रेस पिछले 2 विधानसभा से शायद उसकी एक भी सीट नहीं आई है। दूसरा, जो नगर निगम का, नगर निकाय के जो चुनाव हुए उसमें भी आम आदमी पार्टी ने मतलब अच्छा किया है। तो ये जो 7 सीटें हैं उसमें 3 और 4 की बात हो रही है, कांग्रेस 5 पे सेकंड है। मुझे लगता है कि पंजाब में अगर वो, क्योंकि ये पैकेज डील, और मुझे लग भी रहा था कि टोटल पैकेज के रूप में आएगा कि हम यहाँ इतना दे रहे हैं। हालांकि ये फर्स्ट राउंड है, 3 की बात कही है, दोनों तरफ से कोई इस तरह से नहीं है कि 3 का 3 4 नहीं कर सकते हैं या इस तरह से। अब आती है हरियाणा की बात। हरियाणा मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए लगा कि यहाँ पे कुल 10 सीटें हैं। पिछली बार का इलेक्शन आम आदमी पार्टी ने जो जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की है, जेजेपी, उसके साथ मिलकर लड़ा था। 10 सीटों में 7 सीट जेजेपी ने लड़ी थी और 3 सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ी थी। यहां पे आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 में से कांग्रेस से कह रही है कि वो 3 सीट चाहती है, आम आदमी पार्टी 3 सीट चाहती है, 7 सीट पे कांग्रेस लड़े। अब मैं मतलब मेरे पास डिटेल नहीं है लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि जहां जो पिछली जिस 3 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ी थी वो उसी को मांग कर रही होगी।
लेकिन जब ग्राउंड पे जाके देखते हैं तो यहाँ की स्थिति आम आदमी पार्टी की बहुत मजबूत नहीं है इतनी सीट मांगने के लिए। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, अंबाला में आम आदमी पार्टी लड़ी थी, वहाँ पे अच्छा ये 10 में 10 बीजेपी जीती थी, वहाँ पे बीजेपी जीती थी 7,46,000 वोट पाके, कांग्रेस 2 नंबर पे थी 4,04,000 वोट पाके, आम आदमी पार्टी वहाँ पे 12,302 वोट पाई थी। तो अब कांग्रेस 4 लाख वोट पा रही है, आप 12,000 वोट पा रहे हैं, अब आप यहाँ पे क्यों मांग रहे हैं, देखने वाली बात होगी। फरीदाबाद में बीजेपी 9,13,000 वोट पाके जीती थी, कांग्रेस 270 पाई थी और आम आदमी पार्टी को 11,102 वोट मिले थे। मतलब बहुत डिस्टेंस है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, वोट का बहुत ही बड़ा फासला है। फिर करनाल में ये 3 जगह लड़ी थी, अंबाला, फरीदाबाद, करनाल में आम आदमी पार्टी। करनाल में 9,11,000 वोट बीजेपी को मिले थे, बीजेपी जीती थी, 255 कांग्रेस को मिले थे और ये आम आदमी पार्टी का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था, 22,000 वोट मिले थे, 22,084 वोट। तीनों जगह की कंस्टिट्यूंसी का भी अगर वोट टोटल कर लिया जाए तो करीब 45,000 वोट आम आदमी पार्टी को कुल मिले थे हरियाणा में 2019 के इलेक्शन में। आप यहां पे कहते हैं कि नहीं, आप 3 सीट यहां पे लड़ना चाहते हैं। मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा अनरीजनेबल है। अब टोकन उसके करने के लिए आप 1 सीट यहां लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 1 सीट कांग्रेस को ज़्यादा देनी होगी। वो दिल्ली से करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन ये 3 सीट की मेरे ख्याल में मांग के लिए कर दिया है, लेकिन 3 सीट नहीं। आप हरियाणा में अगर टोकन के रूप में जाते हैं तो 1 सीट शायद वहाँ आपको हो सकता है। अब आती है बात गुजरात की। सरप्राइजिंगली गुजरात में आम आदमी पार्टी 1 ही सीट मांग रही है। गुजरात एक ऐसी स्टेट है जिसमें पिछली बार आम आदमी पार्टी ने बहुत ताकत लगाई थी, उसको सीटें भी मिली थी विधानसभा इलेक्शन में। तो 1 सीट क्यों? मतलब या तो आप ये मानते हैं कि आपका वहां कुछ होने वाला नहीं, आप 1 सीट मांग रहे हैं, तो 1 सीट से ज्यादा क्यों नहीं मांगा? गुजरात में बड़ी स्टेट है, 26 सीटें हैं और 26 में आप खुद ही 1 सीट मांग रहे हैं। वो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा, क्योंकि उसी के साथ आप 1 सीट गोवा में मांग रहे हैं। गोवा में कुल 2 सीटें, एक बीजेपी जीती, एक कांग्रेस जीती। जो बीजेपी जीती उसमें सेकंड कांग्रेस थी, आपका वहां कोई नामो निशान नहीं था। अब आप गोवा में 1 सीट मांग रहे हैं, तो ये मुझे थोड़ा ये लगता है कि गोवा की अनरीजनेबल बात है, हरियाणा की थोड़ा सिर्फ पेशकश है। एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि ये सारा कुछ जो प्रेशर बनाने के लिए कि पंजाब और दिल्ली में ज़्यादा सीटें मिल सकें, उसके लिए प्रेशर है। मोटे तौर पे ऐसा कहा गया है कि 10 या 11 तारीख को ये सीट का बंटवारा भी फाइनल हो जाएगा। तो मैं तो इसके प्रति आशावान हूँ कि ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जा रहे हैं दूसरी बात पे। मायावती जी इंडिया में आने की भूमिका बना रही हैं क्या? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मायावती जी ने कल ट्विटर पे कई वक्तव्य दिए, बहुत स्टेटमेंट आए। तो मायावती जी ने सबसे पहला स्टेटमेंट तो उनका ये आया कि भाई उनको समाजवादी पार्टी से बहुत खतरा है। खतरा है, वो वर्ड यूज कर रहे हैं, खतरा है। और खतरा क्यों है? क्योंकि जो उनका बीएसपी का दफ्तर है, उस दफ्तर के पास एक फ्लाईओवर बना है, ये हम सब लोग जानते हैं, लोरेटो कॉलोनी के पास। और उस फ्लाईओवर पे खड़े होकर इनके दफ्तर के अंदर देखा जा सकता है। और यहां पे उनको आशंका है कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग यहां मिलके उनका कुछ अनिष्ट कर सकते हैं। और उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है सरकार को। उन्होंने सरकार से कहा है कि बीएसपी के इस ऑफिस को यहाँ दूसरे ऑफिस को अलॉट कर दिया जाए, यहाँ से ऑफिस हटाने की मंशा जाहिर की है। हालांकि इतना पैसा लगवा के वो ऑफिस बनवाया गया है, उसको वो कैसे छोड़ने को तैयार हो जाएंगे ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ऑफिस तो सरकार चाहे तो कहीं भी दे सकती है। लेकिन जो उन्होंने ग्राउंड्स लिखे हैं इस ऑफिस को शिफ्ट कराने के, वो थोड़े मुझे हास्यास्पद लगते हैं। मुझे हंसी के इसलिए लग रहे हैं कि एक फ्लाईओवर बना, उनका कहना है कि ये एज अ कॉन्स्पिरेसी समाजवादी पार्टी ने बनाया है कि उनके उसके अंदर झांक ताक कर सके। उस ओवरब्रिज से उनको खतरा है। और उन्होंने ये भी आगे उन्होंने लंबे कई उसमें वक्तव्य दिए। उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए घर पे रहती हूँ, घर से मैं ऑफिस में जाके मीटिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं मीटिंग में वहाँ गई तो मैं भी दिख जाऊंगी और फिर मेरे ऊपर अटैक हो सकता है, तो मैं इसलिए यहीं बुलाती हूँ। ये थोड़ी दिक्कत मायावती जी की जब वो चीफ मिनिस्टर थी तब भी थी। मायावती जी एज चीफ मिनिस्टर जो लोग जानते हैं, शायद
जो पंचम तल बोला जाता था उस समय चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस था, वहाँ शायद पूरे 5 साल के दौरान 5-10 बार भी नहीं आई थी। वो घर से ही ऑपरेट करती थी, वो घर से ही बैठ के मुख्यमंत्री सचिवालय चलाती थी, क्योंकि उसमें भी वहाँ किसी ने कह दिया था कि आप उनको ये उनके अंदर ये डर बैठ गया है कि मेरे ऊपर अटैक हो सकता है, तो वो इस डर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। कल उन्होंने एक और चीज़ इसमें कही जो थोड़ा मुझे लगता है कि जो मायने रखती है। उन्होंने 2 जून 1995 की याद दिलाई, जो गेस्ट हाउस कांड के नाम से लोग जानते हैं, जब मायावती जी ने मुलायम सिंह यादव से अपना समर्थन वापस लिया था बीएसपी ने, और उसके बाद सो कॉल्ड उनके ऊपर अटैक हुआ था और उसको गेस्ट हाउस कांड के नाम से जानते हैं। उन्होंने उसका भी जिक्र किया कि जैसे पास्ट में भी मेरे ऊपर अटैक हो चुका है, तो फिर से अटैक होने की संभावना जताई है। अब मुझे इन सारी चीज़ों को देख के लगता है कि इंडिया गठबंधन में 2 चीज़ें हो सकती हैं। मतलब सपा और कांग्रेस हैं ही, और बसपा भी आ जाए। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह की बात अखिलेश यादव जी और मायावती जी कर रहे हैं, उससे कभी कभी लगता है कि या तो मैं या ये दोनों लोग ये शायद मान के चल रहे हैं कि हम दोनों लोग उसमें नहीं रह सकते हैं। अखिलेश यादव जी बार बार ये उनको होता है भाई आप बीएसपी से तो बात नहीं कर रहे हैं, बीएसपी बी टीम है और इत्यादि इत्यादि। इधर मायावती जी का जो परसेप्शन है ओवरऑल, उसमें उनका अखिलेश यादव पे अटैक करती हैं कि भाई ये तो इनके यहाँ से वोट ही नहीं आते हैं। उन्होंने कल फिर कहा, उन्होंने कहा कि दलित तो इनको वोट दे देते हैं, लेकिन इनके जो वोटर हैं वो हमें वोट नहीं देते हैं, और इनका ये दलित से प्रेम नहीं है, इनका मोस्ट बैकवर्ड कास्ट जो है, अति पिछड़ा हुआ, उनसे प्रेम नहीं है, इत्यादि इत्यादि। इस तरह से करके अखिलेश जी भी अपना एक परसेप्शन लेके चलते हैं। ऐसे में मुझे ये लगता है कि कांग्रेस का एक इसमें अहम रोल आ गया है, क्योंकि सीट की दृष्टि से किसका फायदा ज्यादा होगा, मतलब कौन गठबंधन में आ जाए। तो अगर ये स्थिति आ जाती है कि एक ही पार्टी आएगी, अब आप लोग अपने अपने हिसाब से आकलन कीजिए कि अगर मतलब इंडिया गठबंधन कांग्रेस रही, बीएसपी और सपा दोनों आ जाती है तो सोने में सुहागा, तब तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब एक ही पार्टी को अगर आना है तो किस पार्टी के आने से इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीट मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक चीज कुछ भी कहें कि वो बीजेपी बी टीम है या कुछ भी है, लेकिन अगर बीएसपी और सपा के गठबंधन को 15 सीट मिलती हैं, जो उससे पहले वाले साल 2014 में वो 5 ही सीट पे रह गए थे, मतलब अगर गठबंधन की दृष्टि से कही तो कांग्रेस के मतलब वो 15 सीट 2019 में मिली थी इन लोगों को। तो आज अगर मतलब बसपा और सपा ये सब लोग मिलके अगर रोक लेते हैं, तो वो बसपा को जो भी सीटें मिले, वो अनरिलायबल हो कुछ भी हो, लेकिन सीटें तो भाजपा की कम हो रही हैं, ताकत तो भाजपा की कम हो रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा मुझे ये लगता है कि कांग्रेस शायद जो इस तरह की बात कर रही है, एक तो वोट की भी मतलब एक तो लार्जर पिक्चर की भी बात है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस तरह का जो उनके यहाँ से बातचीत की बात हो रही है बार बार पेशकश, उस पर कांग्रेस सपा पे भी दबाव बना रही है। क्योंकि कांग्रेस के पास अगर वैसे देखिए तो चॉइस है, अगर अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे तरह से ट्रीट नहीं करते हैं कांग्रेस को, तो बसपा तो बैठी हुई है। अब अंतिम बात, और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, क्या अपराधी होना जरूरी योग्यता है भाजपा में पद पाने के लिए? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप सब लोगों को याद हो, सुबोध सिंह साहब थे। सुबोध सिंह साहब वही जिन्होंने मतलब सियाना में 3 दिसंबर 2018 में ये वहाँ के इंचार्ज थे उस थाने के, और इनको एक भीड़ ने घेर के इनकी हत्या कर दी थी। और इनका जुर्म सिर्फ ये था, इनके ऊपर लोगों का गुस्सा ये था कि ये हिंदू मुस्लिम दंगा बचाने से रोक रहे थे। क्योंकि कुछ लोग ये कह के आए कि भाई ये मांस हमारे खेत में फेंका गया है, इन्होंने उसको अलग किया। उस दंगे जहाँ पे एक मुस्लिम भीड़ आ रही थी, हिंदू भीड़ थी, उसके बीच में खुद खड़े हो गए और उसको रोकने की कोशिश की, और रोकने में कामयाब भी रहे। क्योंकि अगर वहाँ उस दिन सुबोध कुमार सिंह ने वो एक्शन नहीं किया होता तो कितने सैकड़ों क्या हजारों लोगों की हत्या एक दूसरे के मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच में वो दंगा होता, ये बताना बहुत मुश्किल है। सोच के ही वो हो जाता है। इस व्यक्ति ने अपनी शहादत देके उस दंगे को रोका था। उस दंगे में अभी उस दंगे के बाद क्या हुआ, जो बुरी मतलब जो अजीब सी बात ये हुई
कि बीजेपी ने अभी एक अपने पार्टी के पदाधिकारियों की लिस्ट निकाली है। उसमें इस दंगे के एक मुख्य आरोपी सचिन अहलावत जी जो हैं, उनको पार्टी ने बुलंदशहर का जो एक जोनल वहाँ हेड बनाया है, मतलब जोनल इंचार्ज बनाया है बाकायदा। वो आरोपी अभी भी हैं, क्योंकि चार्जशीट फाइल हो गई, उसमें 44 लोगों के नाम थे। अहलावत जी का क्या है कि अहलावत 3 महीना जेल में रह के फिर बेल पे बाहर निकल आए, अब तब से बेल पे हैं। और भाई बीजेपी ने अगर उनको अपना एक ऑफिस बेरर बनाया तो बीजेपी में एक्टिव रहते हैं, मतलब बीजेपी में के इम्पोर्टेंट नेता हैं। और ये जो मुख्य आरोपी योगेश राज है, अगर आपको याद हो, योगेश राज की भी जमानत हो गई थी, गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया था, फिर फूल मालाएं पहनाई गई थी, ये सब अगर आपको याद हो। इनके ऊपर मुख्य आरोप एक ये है कि अच्छा, अहलावत साहब की इस समय उम्र 38 साल है, तो 6 साल पहले वो करीब 32 साल के रहे होंगे। तो इनके ऊपर मुख्य आरोप यह है कि इन्होंने अपने फ़ोन से योगेश राज को फ़ोन करके बुलाया था और बुला के ये सब दंगा करवाया था। इनका कहना यह है, सचिन अहलावत जी का, और ये इंडियन एक्सप्रेस में आज पूरी स्टोरी निकली, आप इंडियन एक्सप्रेस में भी देख सकते हैं इसको गूगल करके, कि उनसे एक पुलिस वाले ने फ़ोन लिया और उसने फ़ोन करके योगेश राज को बुलाया था। अब ये मानते हैं कि इनके फ़ोन से फ़ोन हुआ था, लेकिन ये उसको ट्विस्ट देते ये हैं कि ये मैंने ने फ़ोन नहीं किया, उनके फ़ोन से एक पुलिस वाले ने फ़ोन करके योगेश राज को बुला के ये सब षड्यंत्र रचा था। दूसरा जो बात है कि ये भाई वारदात की जगह आप कर क्या रहे थे, तो ये कह रहे हैं वो पास में मेरा घर था, मैं वहाँ चला गया था और मैं देख रहा था कि दंगा क्या हो रहा है। जहाँ लोग मतलब हत्या हो रही हो, लोग मारे जा रहे हो, वहाँ कोई व्यक्ति सिर्फ खड़े होकर दंगा देखेगा? ये इनको कहना इसलिए पड़ रहा है कि उसकी वीडियो फुटेज, फोटो, ये सब वहाँ उपलब्ध हो गई है कि ये भी वहाँ पे मौकाए वारदात पे ठीक से उपस्थित थे। ये उसके बारे में ये सब राय दे रहे हैं। क्या ये आज से 6 साल पहले 32 वर्ष के थे तो ये इतने मासूम थे, इतने मासूम थे कि वहाँ दंगा हो रहा है, इनको ये ऐसे खड़े होके देख रहे हैं? ये इतने मासूम थे कि अपना फ़ोन दे रहे हैं किसी पुलिस वाले को, किसको से बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, ये भी बात है। क्योंकि हाल के, अच्छा, इनको जब ऑफिस बेरर बनाया है तो मुझे हरदम हाल के दिनों में, क्या ये बीजेपी, नई जो बीजेपी है 2014 के बाद वाली, उसमें क्रिमिनल होना इज अ क्वालिफिकेशन। आपने अभी बीएचयू में देखा, वो जो 3 लड़के जो उस लड़की के यौन शोषण के अभियुक्त हैं, मुख्य अभियुक्त हैं, वो बीजेपी आईआईटी सेल के ऑफिस बेरर हैं। मुझे एक चीज़ ये लगती है कि जितना भी हो रहा है, सुबोध कुमार सिंह जी को एज अ पर्सन ये न्याय कब मिलेगा? मैंने आज उनकी पत्नी से बात की थी इस एपिसोड को करने से पहले। उनके बच्चे का अभी तक जो सरकार में हो जाना चाहिए था, डाइड एंड हार्नेस वाला, वो अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि उनसे जब मैंने बात की, उन्होंने कहा नहीं, ये इधर उन्होंने कहा कि थोड़ा केस की पैरवी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, जो उनके जो रिश्तेदार पैरवी करते थे उनकी डेथ हो गई है। लेकिन मुझे बार बार ये लगता है कि सुबोध कुमार सिंह के प्रति क्या हम इतने कृतज्ञ हो सकते हैं कि उसके उन आरोपियों को, जो उनकी हत्या में डायरेक्टली शामिल लोग थे, जिनके ऊपर ये आरोप लगा हुआ है, जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, उनको अपने पार्टी का नेतृत्व, मतलब एक जोन के उनको अध्यक्ष बना के उनसे किस तरह के नेतृत्व की उम्मीद करते हैं, ये सोचने वाली बात है। थैंक यू, धन्यवाद।